नहीं पढ़ा, अपने सिलेबस में जो भी शब्द थे, जो भी चैप्टर्स थे, जो उनसे वास्ता रख रहे थे, उन्हीं चैप्टर्स को मैंने पढ़ा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 की बात। जैसे पॉइंट नंबर 8 पे मैं बात करूँगी, जिसमें लिखता है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अभी मैंने बताया कि भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज से हम क्या समझते हैं। अब उस पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो भूमंडलीकरण का प्रभाव केवल भारतीय समाज पर हम होलिस्टिक वे में ऐसे नहीं समझ सकते कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। हमें ये देखना पड़ेगा कि समाज पर भारतीय समाज का एक संगठन जैसे कि माता-पिता संबंध, तो माता-पिता संबंध पर ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा? उसके कुछ पॉइंट्स, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा? उनके कुछ पॉइंट। तो इस प्रकार से भारतीय समाज की सारी विशेषताओं पर भूमंडलीकरण के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं, इनको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं, जिसमें है सामाजिक सशक्तिकरण की बात। यहाँ पर मैं एक बुक डिस्क्राइब कर रही हूँ जो कि हमें जीएस पेपर 2 में भी फायदा करेगी, और ये बुक मुझे अपने पढ़ने के दौरान बहुत अच्छी लगी है, एनसीईआरटी की बुक, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ये पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है 12th की, डेमोक्रेसी इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस। सॉरी, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज इसका हिंदी में मुझे गूगल पे नहीं मिला। मैंने ये पढ़ा था बुक, आज मेरे पास नहीं है। मैं इसका राइटर बता देती हूँ, एएस नारंग की ये बुक है, जिसमें संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, मतलब भारतीय समाज और भारतीय राजनीति दोनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आई हैं, कौन से हमारे अंडर प्रिविलेज ग्रुप हैं जो कि कम सशक्त हैं, और किस तरह से उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय सरकार ने कदम कदम पर कुछ कुछ योजनाएं चलाई हैं। तो ये बुक मेरे हिसाब से मस्ट रीड बुक है। सोशियोलॉजी की 2 एनसीईआरटी और एक है पॉलिटी की एनसीईआरटी, इन तीनों को पढ़ने के बाद हम केवल डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो भी समाज में नई नई घटनाएं आ रही हैं, समाज में नई घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर केवल फोकस करें। ये क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाले। धन्यवाद। लाल, आप हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को कवर करना चाह रहे थे, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सर। मुझे लगता है सर, हिंदी माध्यम में इतिहास जो होता है, अगर कोई अपना इतिहास वैकल्पिक विषय नहीं रखा है तो उसके लिए एक सिरदर्द तरह का होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने लगता है और अपना बहुमूल्य समय उसी में बिताने लगता है कि वो ऐसे पढ़ने लगता है जैसे कि इतिहास उसका वैकल्पिक है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो जितना है कि सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ें, तो उसमें ये समझ में आता है कि जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, वो मुख्य परीक्षा में नहीं है। प्राचीन और मध्यकालीन का भाग है, वही मुख्य परीक्षा में है। बाकी मुख्य परीक्षा में आपका आदत है और एक विश्व का इतिहास है। और आप देखेंगे कि विश्व का इतिहास जो है वो प्रीलिम्स में नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। तो मुझे शुरू से लगता है कि इतिहास की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि आप प्रीलिम्स को भी पढ़ रहे हैं और मेंस को भी पढ़ रहे हैं। तो आपको कैटेगराइज़ करना है कि क्या पढ़ना है, किस चीज़ में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से बता देता हूँ कि जहाँ तक प्राचीन भारत का बात है, तो उसमें एक ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स आती थी। हो सकता है कई जगह के छात्रों को लगे कि अभी ये अवेलेबल नहीं है या उसका फ़ोटोकॉपी दिल्ली वालों को ही अवेलेबल है। तो उसमें जो ऑथर थे आर.एस. शर्मा, उनकी किताब आती है प्राचीन भारत की, वो अमेज़न पे भी उपलब्ध है। तो वही ओल्ड एनसीईआरटी भी है। वही उनकी किताब थी ओल्ड एनसीईआरटी की, और वो किताब जो है उस किताब के ही रूप में आपको मिल जाएगी अमेज़न से। तो आप प्राचीन भारत में उस किताब को पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो मध्यकालीन भारत है, उसमें एक सतीश चंद्रा की किताब थी, वो ओल्ड एनसीईआरटी भी थी और उसकी किताब के रूप में भी आपको मिल सकता है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत को आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको उस पे आंसर लिखना है कहीं ऐसा करके। उसको ऐसे पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट कि आपको अगर उससे संबंधित कोई बहुविकल्पीय प्रश्न दे दिया जाए, तो आप उसका उत्तर करने में सक्षम हो। तो आपको कहना चाहिए कि शब्दशः पढ़ना है चीज़ों को, उसकी किताबों को। और इसमें ख़ास ध्यान यही रखना है कि आप अगर बहुत सारा मटेरियल देखने लगेंगे, तो आप शायद अपने फ़ोकस को हटा देंगे और जो क्वेश्चन आएगा आपको प्रीलिम्स में, उसका जवाब आप नहीं दे पाएँगे। तो मेरे विचार में ये दोनों ही किताब पढ़िए और उसके साथ प्रारंभिक परीक्षा के जितने प्रश्न पत्र हैं, उनको अटेम्प्ट करते रहिए, तो आपको हो जाना चाहिए। बजाय इसके कि आप कई तरीके की किताब पढ़ रहे हैं, कई लोग
शुरू से ही इग्नू का पढ़ना लगते हैं, बीए एमए का किताब तो ज़्यादा स्टडी मटेरियल होने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरे विचार में ये दोनों पर्याप्त हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि न्यू एनसीईआरटी से भी टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं। तो आप इनमें एडिशन यही कर सकते हैं कि ये तो हो गई ओल्ड एनसीईआरटी, और अभी न्यू एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स को इलैबोरेट किया है, कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा बताया है। जैसे मुझे याद है कि 2018 के प्रीलिम्स के प्रश्न में शायद शाहजहाँ का कौन चिकित्सक था वो उस तक को पूछा था, तो वो आपको नई एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा। तो जो प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है, उसको आप नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी इन दोनों से पढ़िए। पुरानी एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसके ऑथर की बुक अवेलेबल है, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्र, उन दोनों को पढ़ लीजिए। अब आते हैं आधुनिक भारत पे। तो आधुनिक भारत आपके मेंस का भी पार्ट है, तो उसको उसी हिसाब से पढ़िए कि आप उस पे अच्छा उत्तर लिख सकें। तो एक स्पेक्ट्रम की किताब है राजीव अहीर की, मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी के अलावा ये स्पेक्ट्रम की किताब आपको पढ़नी चाहिए, तो आप जो है उसमें आपको फ्लुएंट हो पाएँगे। एनसीईआरटी ये आधुनिक भारत में इसलिए ध्यान से पढ़नी चाहिए कि प्रीलिम्स के बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको एकदम शब्दशः लेते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ। आपको 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि लगेगा कि बहुत आस-पास के हैं। उनमें से कौन-सा गलत है, उसको जानने के लिए ये है कि आप एनसीईआरटी को शब्दशः पढ़ते जाइए, तो आप उसको आंसर को देने में सक्षम हो पाएँगे, या गलत जो है उसको हटाने में सक्षम हो पाएँगे। तो मेरे विचार से स्पेक्ट्रम पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। जो आज़ादी के बाद का भारत है, उसमें वैसे एक बिपिन चंद्रा की किताब है, आज़ादी के बाद का भारत, लेकिन वो काफ़ी मोटी किताब है, तो आप उसको एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं, जितना मुझे लगता है। और उसके अलावा आप सिर्फ़ सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़िए और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि आप किताब के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो आज़ादी के बाद के भारत का जो आप क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक्स को देखिए, उनमें छोटा-छोटा ही सही लिख के रखिए कि आपको पता रहे कि इसमें क्या हुआ है, तो आप उसका उत्तर लिखने में सक्षम रहेंगे। इसी तरह विश्व का इतिहास जो है लोगों को बहुत दिक्कत देता है, जिनका जैसे इतिहास का वैकल्पिक नहीं रहा है विषय, तो उनको लगता है कि इसको क्यों पढ़ा जाए या इसको कितना समय दिया जाए। अधिकतम उसका 2 ही क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 1 में, 2 से अधिक तो आता नहीं है, मैंने जितना देखा है। तो अब 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप अगर उसको पढ़ने जाएँ, क्योंकि मेरा तो इतिहास वैकल्पिक रहा है, तो मैंने एक जैन एन माथुर की किताब पढ़ी थी, वो बहुत मोटी किताब है। आप उसको पढ़ने जाएँगे तो आपको बहुत सारा समय उसमें ही देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जिसका ऑप्शनल नहीं है, उसको ये करना चाहिए कि विश्व इतिहास के टॉपिक्स को एक बार देख लेना चाहिए। उनसे रिलेटेड छोटे-छोटे नोट्स बना लेने चाहिए, चाहे कहीं से बनाएँ, चाहे किताबों से बनाएँ या किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स से बनाएँ या इंटरनेट से बनाएँ। हर टॉपिक को एक-एक पेज लिख लेना चाहिए। दूसरा ये है कि आप जो पिछले 7 वर्षों में जो पेपर्स हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स 6, उन क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं इतिहास के, उन विश्व इतिहास के, उसके आस-पास के जितने टॉपिक हैं, वही जो टॉपिक है, उसको अच्छे से लिख के रखिए, तो आपका एक सॉलिड मटेरियल जो नोट्स है, वो तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ़ उतना पढ़िए, क्योंकि आप किसी भी एक टॉपिक को पता चल रहा है कि उसपे पीएचडी करने बैठ गए, विश्व इतिहास ही पढ़े जा रहे हैं 2-2 3-3 महीने तक। जैसा निशांत सर भी बोल रहे थे कि जीएस के कोचिंग जो होते हैं हिंदी मीडियम के, वो उतने कहना चाहिए कि सार्थक नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे पढ़ाने लगते हैं। मैं भी कोचिंग पढ़ाता तो 1 महीने तक वो विश्व इतिहास ही पढ़ा रहे थे पूरा, जैसे विश्व इतिहास से ही सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो इस गलती को ना करते हुए मेरे हिसाब से यही है कि आप जितना भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, उसका एक-एक पेज लिख लीजिए। उसका ब्रीफ हिस्ट्री मतलब जान लीजिए कि क्या है, कहानी क्या है पीछे की, और जितने क्वेश्चन्स आए हैं, उनको एक बार, और उनके टॉपिक, उनके आस-पास के टॉपिक्स को एक बार लिख के रखिए और अपने एक नोट्स प्रिपेयर करके रखिए विश्व इतिहास में। बजाय इसके कि कोई भी बुक में जाएँ, कोई भी बुक आपको शॉर्ट में नहीं दे पाएगा, वो थॉरो ही दे पाएगा। उससे अच्छा है कि आप अपना नोट्स बनाएँ। तो मेरे हिसाब से तो इतिहास में आपको ये सब करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट जो है सूरज सर बताएँगे कि कौन और आगे के टॉपिक्स बताएँ। सर। बहुत अच्छा कवर ओके। किया आपने हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को लाल। सुरेश जगत ने बोला था कि अच्छा, वो मैं सर आर्ट एंड कल्चर का हाँ, बोलना भूल गया था। प्लीज प्लीज सर। हाँ, हेलो। हाँ लाल दास बोलिए आप।
बताइए हाँ, लाल। तो आर्ट एंड कल्चर का एक दिक्कत रहता है कि हाँ, आर्ट एंड कल्चर जो होती है कि आपका प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। तो मैंने जो जिन चीज़ों से पढ़ा था उसको आपको बता देता हूँ कि आप पढ़ सके। एक CCRT करके होता है, वेबसाइट है, उसका मटेरियल भी अवेलेबल है। तो मैंने तो उसी से तैयारी की थी। आप भी कर सकते हैं, कई बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ऑप्शनल था, फिर भी मैंने कोई खास बुक्स उसमें प्रेफर नहीं की। जो ये CCRT का वेबसाइट है, उसी को मैंने उसके मटेरियल्स मिले हुए थे, नोट्स मिले हुए थे, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र ऐसा करके, तो उसको मैंने पढ़ा था। उसके किताब से मैंने देखा था कि एकदम सीधा उठा हुआ प्रश्न प्रीलिम्स में आता था, और मेंस का भी जो प्रश्न आता था उसको आप बहुत कुछ उससे लिख सकते थे। उसके अलावा मैंने एक और किताब पढ़ी थी जो 11वीं की NCERT है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये किताब मुझे हिंदी में नहीं मिली थी उस समय, तो कहीं हिंदी में शायद नहीं आती थी, आज आती है कि नहीं पता नहीं। तो मैंने उसको इंग्लिश में ही पढ़ लिया था। तो मेरे ख्याल से हिंदी माध्यम के हैं, फिर भी आपको ऐसा लगे कि कोई मटेरियल सिर्फ इंग्लिश में है, तो भी आप उसको पढ़ने जाइए। और ये जो कक्षा 11वीं की ये किताब है, मैं जरूर कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़िए। उसको इंग्लिश में ही पढ़िए, उसके नोट्स आप अपने से हिंदी में बना सकते हैं, जो भी जिस्ट है शॉर्ट में। तो ये जो 2 मटेरियल है, मुझे लगता है कि कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों को कवर कर सकता है। और आपको इधर-उधर बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के बजाय इन दोनों मटेरियल पे, एक तो CCERT हो गया और एक कक्षा 11वीं का अन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट हो गया। तो ये दोनों पढ़ लेने चाहिए। सर ठीक है, ओवर टू यू। सर शुरू करूं सर? जगत 1 मिनट रुकेंगे। हमारे साथ सर लाइव में जो फेसबुक में अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस हैं। जैसे एक ऋषभ साहू हैं, वो पूछ रहे हैं, सर मैं MP से हूँ, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, क्या मैं IAS बन सकता हूँ? इंग्लिश को कैसे तैयार करूँ UPSC के लिए, इंग्लिश कंपलसरी पेपर? इस प्रश्न को कोई लेना चाहेगा? सर मैं इसको लेना चाहूंगा। हाँ बताएं प्लीज। देखिए, काफी लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, या तो वो लोग 9वीं या 10वीं में ही इंग्लिश पढ़े रहते हैं, उसके बाद इंग्लिश थोड़ा ही पढ़े रहते हैं। ऐसा काफी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी प्योरली हिंदी मीडियम से हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आप जब ग्रेजुएशन स्टेज पे रहते हैं, उस स्टेज पे आप खुद को एनालिसिस करिए कि आप इंग्लिश मीडियम से दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, पुराने पेपर सिलेबस सब कुछ देखते हुए आपने ट्राई करके देख लिया, आपको लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं दे सकते हैं, तभी डिसाइड कीजिए आप हिंदी मीडियम में जाने के लिए। अब हिंदी मीडियम में आप जाएंगे, उसके लिए आपको पुराने पेपर्स सिलेबस अगेन आपको रीड करने पड़ेंगे। आपका ऐसा है कि हिंदी मीडियम से बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं, इस बात से डरना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हतोत्साहित करने के लिए नहीं आए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन मटेरियल्स को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपको इंग्लिश मीडियम के कुछ मटेरियल्स का सहारा लेना पड़ सकता है। और यकीन मानिए, आप समय के साथ, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती रही होगी, लेकिन अगर आप बीच बीच में इंग्लिश मीडियम के मटेरियल्स को, कंटेंट को लेने के लिए अगर आप पढ़ते रहेंगे, आपको कीवर्ड्स आपको समझ में आने लगेगा। जबकि आप उस कंटेंट का यूज आप हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कीवर्ड्स आप जो है हिंदी में बना सकते हैं, बट जो कंटेंट है, नॉलेज है, वो आप इंग्लिश से लेना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप 2-3 महीने इंग्लिश मीडियम के जो कंटेंट है उसको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा इतना हिंदी में मटेरियल्स आ रहे होंगे और जो सबको अवेलेबल भी होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो आप थोड़ा सा हिंदी का, इंग्लिश का भी थोड़ा ट्राई करेंगे मटेरियल्स, तो ज़्यादा आसानी होगी, ये मेरा मानना है। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए उसने पूछा था, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो अब इस समय की हकीकत है, मतलब इस समय की हकीकत को झुठला के आप केवल अपना नुकसान करेंगे, तो इससे मुंह मोड़ना कहीं कोई समाधान नहीं है। वो वही बात हो गई कि शुतुरमुर्ग जो है रेत के अंदर मुंह छुपा ले। और
अंग्रेजी भाषा को देखिए, यूपीएससी की जो प्रक्रिया है वो एक सतत चलने वाली बहुपक्षी, बहुआयामी, बहुविमीय प्रक्रिया है। कोई एक सरल रेखी, सरल दिशीय प्रक्रिया नहीं है। आपको अपने व्यक्तित्व को हर दृष्टिकोण से बेहतर बनाना है, ताकि आप मान लो पीटी निकाल लिए, फिर आप मेंस में गए तो वहां दिक्कत ना हो, फिर आप इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे दिक्कत ना हो। आप बहुत अच्छा आपका नसीब हुआ, आप किसी तरह इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, पूर्णतः शुद्ध। इससे पहले भी एक ऑब्स्टिकल है कंपलसरी इंग्लिश का, उसमें कहीं आप पता चला रिटन में आपके सभी पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और कंपलसरी में लटक गया तो आपकी कॉपीज ही नहीं चेक हो रही हैं। इसके बावजूद किसी तरह से अगर आप निकल भी गए सब कुछ पापड़ बेलते हुए, तो आप खुद देखेंगे कि रोजमर्रा के जो ये आपके दिनचर्या है उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी एज ए सिविल सर्वेंट। तो आप अपनी अंग्रेजी को शुरू से ही, आज की डेट में जब इतना सारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है और सबको इजीली एक्सेसिबल है सारी तरह की चीजें, तो मैं नहीं सोचता कि किसी तरह का बहाना आपके फेवर में जाता है। कोई एक्सक्यूज, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज विल नॉट सर्व योर पर्पस। तो उसमें क्या करना है, आप 12वीं के बाद से ही अपना, या शुरू से ही अगर आपको इस बात का इल्म हो गया है कि आपकी भाषाई पकड़ कमजोर है, तो आप अपनी वोकैब वगैरह को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। आप इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करें। आप इंग्लिश के समाचार पत्रों के एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करें। जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे आप खाना खाने की आपको भूख लगती है, उसका एपेटाइट बढ़ाएं अपना। आप, और केवल इंग्लिश ही क्यों, मैं देखता हूं कि हिंदी माध्यम के वो अभ्यर्थी जो अंग्रेजी के लिए एक आग्रह रखते हैं, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, जो कुछ कह लो उसको, उनकी हिंदी ही कौन सी बहुत माशाअल्लाह बड़ी अच्छी है। हिंदी लिखने में भी पसीने छूटते हैं बहुत सारे लोगों के। तो आप केवल अंग्रेजी के शब्दों के लिए एपेटाइट ना रखें, हिंदी के अच्छे शब्दों के लिए, चुनिंदा शब्दों के लिए, संस्कारित शब्दों के लिए, शब्दावली के लिए एक अच्छा अपना वो रखें नजरिया। तो भाषाई पकड़ तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। आपको जीवन में कहीं भी आगे जाना है, मनुष्य और जानवर के बीच का सबसे बड़े फर्क में से एक भाषा है, तो उसको थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो आप ये छोटे छोटी चीजें करें। आप बोलने के लिए शीशे के सामने बोलना शुरू करें, 4 लोग आपकी हंसी मजाक उड़ाएं, उसको भी बड़े अच्छे से लें कि अपने दोस्त यार, अपने फैमिली वाले मजाक उड़ाते रहे, क्या हो गया, पागल हो गया, कोई दौरा पड़ा है क्या इसको, ये सब बोलें, सबको बड़ा पॉजिटिवली लें, तभी आप आगे जाएंगे। जितने टॉन्ट आएंगे उतना लंबा रेस के घोड़े आप निकलेंगे। तो इसको आप बहाने के तौर पे ना इस्तेमाल करें। एक और प्रश्न इसमें देख रहे हैं, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। ये इस प्रश्न को कोई लेना चाहेगा? थोड़ा बहुत तो इस बारे में बात हो चुकी है। करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, स्टैटिक पोर्शन पे अपना बेस बनाते हुए, अभी आजकल के जो हालात हैं, स्टैटिक पोर्शन के लिए एक स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ें, उसको 3-4 बार पढ़ के अपना बेस बना लें, और फिर डायनेमिक पोर्शन और उसको मिक्स करके रिलेट करते हुए आपको आंसर लिखने होते हैं जनरली। तो ये डायनेमिक पोर्शन जो करंट अफेयर्स है, इसको कैसे बेहतर करें, ये विजय कुछ बताएंगे लेटेस्ट में 2018 बैच? सर करंट अफेयर के लिए, हाँ, करंट अफेयर कोई विशेष सर रणनीति इस करंट बारे अफेयर में? के लिए हाँ, जी सर, एक तो सर जो है मैगजीन, सभी लोग, ज्यादातर लोग ही मैगजीन है वो पढ़ते हैं, चाहे वो दृष्टि की मैगजीन है, चाहे वो विजन आईएएस की मैगजीन है। हिंदी में 2 अच्छे विकल्प ही अवेलेबल है। सर मैगजीन पढ़ने का जो तरीका है उसमें हमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। जैसे अगर आप साइंस टेक की बात करें या आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर में चीजें चल रही है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ऐसे ही पॉलिटी में एवं आपको करंट अफेयर से जुड़े हुई जो चीजें, जैसे किसी संस्थान के बारे में पूछेंगे तो उस संस्थान के पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है जो करंट अफेयर में उस साल चर्चा में रहा है। तो जो जो चीजें चर्चा में रही है उनका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। उन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैगजीन में कई सारी अनावश्यक चीजें भी होती है, तो वो फिल्टर करने की कैपेसिटी हमें खुद से डेवलप करनी होगी। जी सर। सॉरी, देवी दयाल सिंह पटेल और मोहित चौधरी, ये 2 लोग का प्रश्न है कि तैयारी कैसे प्रारंभ करें। मुझे लगता है इस विषय पे हम पर्याप्त बात कर चुके हैं, वो आगे देखेंगे इस वीडियो को ध्यान से तो समझ जाएंगे। उत्तर लेखन शैली को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए, ये भी ऐसा प्रश्न है जिसको हम बाद में कभी सब्सिक्वेंट
सेशंस में वी कैन टेक अप दिस क्वेश्चन। और योजना एंड कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन पढ़ना कंपलसरी है क्या? ये दिव्य प्रकाश साहू का प्रश्न है। इस बारे में आप लोग की क्या राय है? सुरेश कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैंने योजना तो पढ़ी थी, कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे दूसरे सोर्सेज भी हैं ऑनलाइन। अगर आप सर्च करेंगे, किसी एडिटोरियल को सर्च करेंगे किसी एक विषय पर, तो आपको वहाँ भी कंटेंट मिल जाएगा। पहले के टाइम पे आई थिंक इतना अवेलेबल नहीं रहता था विषय के हिसाब से एडिटोरियल, तो योजना और कुरुक्षेत्र दोनों महत्वपूर्ण हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, सिलेक्टिव रीडिंग आप जो है, योजना का टॉपिक देखिए वो किस किस टॉपिक पे दिया गया है डिस्कशन। अगर वो टॉपिक सूट करता है, आपकी जरूरत को, आपकी कमियों को सूट करता है, तो मे बी एक योजना में आप कोई एक टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप योजना या कुरुक्षेत्र के लिए जाएं सर। मुझे भी याद है, मैं समय की किल्लत की वजह से मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है और योजना कुरुक्षेत्र भी बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है। तो हर आदमी का अपना स्वॉट एनालिसिस होता है, कोई टेलर मेड फॉर्मूला सक्सेस का नहीं है, सबको अपने सक्सेस के फॉर्मूले। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर चीजों के जवाब दें। अवध कुछ बताना चाहेंगे योजना कुरुक्षेत्र पे? सर, मैंने जैसे देव चौधरी आईएएस जो मेरे फ्लैटमेट थे, उनका एक फंडा देखा था कि योजना और कुरुक्षेत्र के कुछ कुछ आर्टिकल वो पढ़ते थे। उसमें अगर सपोज 10 आर्टिकल है तो एक या दो आर्टिकल बहुत काम के होते थे, तो वो पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स या कुछ बना के अलग कर देते थे मैगजीन। उसमें बहुत ज्यादा टाइम वो नहीं देते थे। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में एक या दो आर्टिकल जनरली काम की होती है, उसके उसमें से एग्जांपल्स निकाले जा सकते हैं कुछ अच्छे। तो इस टाइप का सेलेक्टिव रीडिंग करना होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, टाइम कहाँ कितना देना है, प्रोपोर्शन। ऐसे ही श्रेयक शर्मा पूछ रहे हैं, श्रेयक शर्मा पूछ रहे हैं कि सर, जब हम अपनी तैयारी बिना किसी कोचिंग की सहायता से करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी की क्या भूमिका है और स्टैंडर्ड बुक्स की क्या भूमिका है? और सर, किस तरह से अपने नोट्स बनाए जाएं जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को कवर करते हुए तैयार हो? इस तरह के प्रश्नों को मैं अनर्गल प्रश्न मानता हूं, तो इस प्रश्न को स्किप किया जाता है। सर, ऐसी बुक लिस्ट बताएं कि, ये ऋषभ साहू पूछ रहे हैं, ऐसी बुक लिस्ट बताएं कि उसके अलावा कुछ न पढ़ना पड़े, साथ में करंट अफेयर्स का भी बताएं। तो बुक लिस्ट के बारे में हमने बताया ही है कि आपके साथ में शेयर की जाएगी एक कॉमन बुक लिस्ट। हम अच्छी आदर्श बुक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी बहुत अवेलेबल है। बाकी बीच में बहुत सारे लोगों ने अनाप शनाप चीजें लिखी हुई हैं, अभिनंदन, अभिवादन और तमाम चीजें। महावीर भारती पूछ रहे हैं, सभी सर को जय हिंद। मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीएससी परीक्षा एक लंबा शेड्यूल है, तो इतने लंबे समय तक विद्यार्थी स्वयं को मोटिवेट कैसे रखे? इस बारे में शिखा, आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा इतने लंबे समय तक, अगर आपने लंबे समय तक तैयारी की हो तो? संभवतः शिखा सुन नहीं पा रही हैं। चंद्रकांता, आप बताना चाहेंगे आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट? हाँ, प्लीज बताएं। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मोटिवेशन आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। सर, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन कभी भी किसी को भी बाहर से नहीं मिलेगा। ये आप ही हैं जिसने यूपीएससी को चुना, और यूपीएससी की तैयारी करने का ये जो कठिन जो रास्ता है वो भी आपने चुना। हो सकता है किसी के कुछ पारिवारिक प्रेशर की वजह से कुछ एस्पिरेंट्स हों जो इस तैयारी में आए हों, लेकिन हिंदी माध्यम के और बहुत ही मध्य वर्ग के परिवार के मोस्टली बच्चे अपनी मर्जी से और कुछ सपना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सो इतना तो कंफर्म है कि मोटिवेशन आपको बनाकर रखना है। अब सवाल ये है कि मोटिवेशन को लंबे समय तक कैसे बनाया जाए। तो जैसे भी सूरज सर ने बोला कि एक ऐसी तैयारी है जिसमें कभी कभी किसी किसी को 4-4, 5-5 साल भी लगे हैं। मैं अपना उदाहरण देकर बता सकती हूँ कि मैं
ऐसी पृष्ठभूमि से आई थी जहां पर मैंने आईएएस का केवल किताबों में या फिर न्यूज़पेपर में ही नाम सुना था, कोई आसपास कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं था। मन में कहीं था कि ये करना है, कुछ परिस्थितियां अच्छी थी कि तैयारी शुरू कर दी, बट ये अपना मोटिवेशन होता है जो हमें बना के रखना है। हम एक अपना एक साल का कि अभी एग्जाम आने वाला है, अगले एक साल तक मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, अगले एक साल तक केवल मैं तैयारी करने वाली हूँ, तो मेरा अपना एक शेड्यूल है कि मुझे 3 या 4 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करनी है या मेंस के लिए। ये मेरी बुक लिस्ट है, ये एनसीईआरटी है, जो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पेपर्स को देखूंगी, मैं कितना समझ पा रही हूँ, इसके बाद मैं टेक्स्ट बुक पढ़ूंगी जो कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, और इसके बाद मैं कोई टेस्ट सीरीज लगाऊंगी। सिर्फ प्रीलिम्स लिए भी कोई टेस्ट सीरीज जरूरी है। अगर टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप पिछले सालों के प्रश्न लगाएंगे, प्रश्नों का हल करेंगे और किसी सीनियर से चेक कराएंगे या खुद चेक करेंगे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी मोटिवेशन की जरूरत है। आप रात में सोते हो ये सोचकर कि अगले दिन का आपका ये शेड्यूल है, अगले दिन आप अपने शेड्यूल को पूरा करते हो, फिर रात में सोते हो अगले दिन के शेड्यूल के लिए। कुछ यहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का एग्जाम जैसे एक साल के बाद है, प्रीलिम्स हो मेरा नहीं हुआ, अब अगले प्रीलिम्स में एक साल का गैप है, तो इस बीच में मैं क्या करूं? इस बीच में आप कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। भले आपको नहीं ज्वाइन करना है, आपका सपना केवल यूपीएससी है, लेकिन स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप कुछ अलग मत करिए, लेकिन यूपीएससी की जो तैयारी है, अपनी एनसीईआरटी है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको देखते हुए एग्जाम देना। क्योंकि एग्जाम का जो एक प्रेशर होता है, हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उस प्रेशर को झेलते हैं, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, इतनी भीड़ अपने आसपास देखते हैं और ये फील करते हैं कि इस भीड़ से हमें आगे निकलना है, ये वो भीड़ है जिससे हमें लड़ना है। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेटजी है जो मुझे काम आई। मैंने हर साल कोई ना कोई स्टेट दिया और भगवान का साथ था कि मैं हर बार हर स्टेट में किसी न किसी स्टेट में मेरा हर साल सिलेक्शन हुआ। भले यूपीएससी में उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन स्टेट के एग्जाम्स ने मुझे मेरा मोटिवेशन बना के रखा। धन्यवाद। मैं तो ये कहूंगा, मैं बधाई देता हूँ आपको शिखा, बहुत ही अच्छा आपने प्रैक्टिकल पॉइंट बताया है। मतलब कि आप स्टेट के साथ में साथ साथ चलते रहें। तो इसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि देखो, एक तो टेक्निकल पॉइंट ये है कि मोटिवेशन जो है वो हमेशा अंदर से आता है, तो बाहर से तो होता नहीं। बाहर से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, वो टेक्निकल पॉइंट है। हम उसके प्रश्न की आत्मा में जाते हैं। तो प्रश्न की आत्मा में ये है कि आपका मोटिवेशन ये रहना चाहिए कि हर दिन हम, ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन बेहतर होते जाते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, बेहतर इंसान भी बनते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज भी बढ़ती हैं। और एक मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि कभी आप पीटी नहीं निकाल पाए, फेल हुए, तो नेक्स्ट टाइम आपका पीटी निकल गया। अब आप मोटिवेट होंगे कि नेक्स्ट ईयर हमको मेंस निकालना है, फिर आप मोटिवेट होंगे कि हमें इंटरव्यू निकालना है। तो ये सब भी एक मोटिवेशन का तरीका है, वो सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। ये प्रश्न थोड़ा फिलोसॉफिकल ही हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी इनका जवाब खुद ढूंढें। अब एक प्रश्न ये आ रहा है कि प्रद्युम्न यादव का, हिंदी में उत्तर लिखते समय क्या इंग्लिश के शब्दों को भी उत्तर में लिख सकते हैं? इस पे आप लोग की क्या राय है? विजय सिंह गुर्जर सुन पा रहे हैं, बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी सर। हाँ, बताएं। सर मैंने जीएस 3 में स्पेशली अंग्रेजी के शब्दों का एज इट इज यूज किया था। जैसे कंप्यूटराइजेशन है तो उसको मैंने इंग्लिश में ही कंप्यूटराइजेशन लिखा था। ऐसे ही नक्सलिज्म है तो कई बार तो नक्सलवाद लिख दिया, लेकिन एक दो जगह मुझे याद आ रहा है कि मैंने नक्सलिज्म भी लिखा था। और अभी 2019 के मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन जिस साल मेरा चयन हुआ था उस वर्ष मुझे जीएस 3 में 124 मार्क्स मिले थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ कोई कठिन शब्द है वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट आपकी कॉपी ऐसी नहीं दिखनी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स दिखे। कहीं कहीं एक क्वेश्चन के आंसर में आप 2 3 4 इतने शब्दों का अगर अंग्रेजी में एज इट इज यूज करेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चंद्रकांता, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी सर,
एक्चुअली हमेशा हिंदी माध्यम वालों के साथ ये समस्या रही है कि किस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी का एक मिश्रण तैयार करके और अपने उत्तर को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें। तो मैंने अपने लिए ये तरीका अपनाया था कि जहाँ पर जब भी जिस तरीके से ज़रूरत होती थी, कई बार जैसे आप यूनाइटेड नेशन या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने उस स्थिति में आप यूएन करके लिखा, जैसे कि बताया अभी सुरेश जी ने कि आपका एक बैलेंस होना चाहिए। आपने जब लिखा है कि आप अपीयर हो रहे हो हिंदी माध्यम से, तो आपकी कॉपी कभी इस तरह से नहीं लगनी चाहिए कि आपने उसको मिस यूज किया है। आपको जो लिवरेज मिला है इंग्लिश शब्दों को इस्तेमाल करने का, काफ़ी सारे ऐसे शब्द होंगे, खास करके इकोनॉमी के पेपर में जो GS3 होता है, एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में नहीं लिखना चाहते। एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप हिंदी लिपि में, आप देवनागरी लिपि में इंग्लिश के शब्द को लिख सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन को अगर आप ये चाहते हैं कि आप उससे बचना चाहें, तो आप कंप्यूटराइजेशन हिंदी में, देवनागरी लिपि में कंप्यूटराइजेशन वर्ड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि उसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग है, कि अगर आपने एक क्वेश्चन में कहीं पे एक आध वर्ड लिख लिया है तो उसकी कुछ नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो उससे कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, तो उससे बचा जा सकता है। जी सर। बिल्कुल। इसमें हमेशा से अब आपको एक चीज समझनी होगी कि आप किस परीक्षा में बैठे हैं और उस परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कौन कर रहा है। अगर इन चीजों की आपको भनक है, आभास है, इल्म है, तो आप जरूर अपने प्रश्नों के उत्तर का भी निर्धारण कुछ हद तक कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, यूपीएससी की परीक्षाओं की कॉपीज का इवैल्यूएशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है, जहां हिंदी माध्यम में पठन पाठन और ये सब चीजें नहीं होती हैं। अंग्रेजी माध्यम के प्रोफेसर जो है कॉपीज को चेक करते हैं। मेरा एक फेवरेट सा उदाहरण है, क्रायोजेनिक्स जैसे वर्ड होता है, उसको अति निम्न तापकीय लिखें और क्रायोजेनिक्स लिखें, तो अति निम्न तापकीय कितने लोग को समझ में आएगा। तो आप चाहे तो क्रायोजेनिक्स को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या क्रायोजेनिक्स को आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा व्यवहारिक शब्दावली का चयन करें और कहीं भी क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल ना करें। जब एक स्टूडेंट से भी पूछना है कि उत्तर लेखन को कैसे प्रभावी बनाया जाए, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए बिल्कुल यही सलाह है मेरी। सरल से सरल शब्दावली, छोटे छोटे वाक्य विन्यास, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉलन, सेमी कॉलन, कहाँ पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये चीजें अगर आपको नहीं पता है और एक एक पैरा के वाक्य लिख रहे हो, तो कहाँ टीचर आपकी बात को समझ पाएगा। तो सरल शब्दों में, संक्षिप्त में, छोटे छोटे पैरा में और बिल्कुल ऐसे ही व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपको हमेशा सहूलियत रहेगी। अवध, इस बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन है आपका? सर, मैं दिल्ली में भी कई दोस्तों की कॉपीज देखता था और अभी कुछ जूनियर्स की, तो अति हिंदी मतलब बहुत कठिन हिंदी आप लिखेंगे तो किसे समझाएंगे हम बोलचाल की भाषा में भी क्या अति हिंदी का उपयोग करते हैं? नहीं। जो बोलचाल की भाषा कितनी सरल होती है, कितनी इजीली हम लोगों से बात कर लेते हैं, तो वैसा भी हमें 5 से 10% ऐसे शब्द यूज किए जा सकते हैं इंग्लिश के, सामने वाले को समझ में आए, वो समझ सके और हमारी भाषा से प्रभावित होने का वो नहीं करना कि कठिन कठिन शब्द यूज करना है, उसे समझ में आना चाहिए। मैं सहमत हूँ सर आपकी बातों से और बाकी लोगों ने जो बोला इस चीज। तो आज चूंकि जैसा संडे का दिन है और हम लोगों ने व्यक्तिगत समय की आहुति इस यज्ञ में दी है, काफी सारे हमने जो सामान्य प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है और जीएस में पेपर 1 हमने काफी डिस्कस किया है। पेपर 1 में एक छोटा सा सेगमेंट छूट रहा है। सुरेश ने बोला था कि वो भूगोल को कवर करना चाहेंगे। आज हम लोग पेपर 1 तक अपने इसको सेशन को रखते हैं, आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। सुरेश, आप भूगोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। जीएस पेपर 1 के बारे में तो लालदास जी ने और शिखा जी ने दोनों ने काफी अच्छे से बताया था। जो कॉमन पॉइंट्स है कि पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस पूरा शब्द से अनुसरण में लेना है जब पढ़ाई करते हैं उस समय पे। और दूसरा चीज उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे मटेरियल्स हमें नहीं रखना है, बहुत सारे बुक्स का इस्तेमाल नहीं करना है,
वो दोनों चीजें इस ज्योग्राफी सेक्शन में भी, भूगोल सेक्शन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोर्स के रूप में मैं दो ही बुक्स में सजेस्ट करना चाहूंगा। 11वीं का एनसीईआरटी का बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी भूगोल सेक्शन के लिए। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जीसी लियोंग का। तो मुझे नहीं लगता इन दो बुक्स के अलावा आपको कोई स्टैटिक के लिए किसी बुक की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स आपका है, वो है करंट अफेयर। आपको पता होगा कि भूगोल में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसमें मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। कुछ सवाल भूगोल के बहुत तकनीकी वाले होते हैं, जैसे महासागर की जो धाराएं हैं उनसे रिलेटेड होती है, जिनकी तकनीकी जानकारी आपको जरूरी होती है। उसमें आप थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यूट्यूब का वीडियो दे सकते हैं। कुछ सवाल होते हैं जो बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें तकनीकी की जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती है, आपको करंट अफेयर्स की ज्यादा जानकारी जरूरी होती है। जैसे प्रवाल वगैरह है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करंट अफेयर्स का ज्यादा पोर्शन डालना पड़ता है, ना कि आपको किसी तकनीकी जानकारी की। तो वहां पे आप थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने से चलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आप जो है जो बदलते पैटर्न है अभी भूगोल के सेक्शन में, आप जीएस के पेपर 1 में भूगोल सेक्शन में आप देखेंगे पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। पैटर्न इस तरह से बदल रहा है कि आर्थिक और सामाजिक भूगोल बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। आर्थिक सामाजिक भूगोल में उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ की कृषि भूमि, कृषि भूमि को लेकर के कोई सवाल आता है। अब कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं। आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सॉइल की रचना जो है वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी, जो आपको जो बहुआयामी अप्रोच अपनाना पड़ेगा। दूसरा होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में भी सवाल 2019 में पूछा गया है। तो ये हमें जो बदलते पैटर्न है ये सभी पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बदलते जो पैटर्न्स हैं उसको बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। और भूगोल में तो बहुत ज्यादा सोर्सेज की जरूरत नहीं है। अगर आप भूगोल आपका वैकल्पिक विषय नहीं है तो 11वीं की एनसीईआरटी और जीसी लियोंग बहुत काफी है, इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उनको आप करंट अफेयर से लिंक करके चलिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेखन कला को इम्पोर्टेंट बनाना है तो भूगोल एक ऐसा सेक्शन है इस पेपर में जिसमें आप मानचित्र वगैरह बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। आप अगर आप मैप वगैरह बनाने में बहुत अच्छा है तो इस सेक्शन का आप यूज कर सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना काफी होगा भूगोल सेक्शन के लिए सर। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया सुरेश, और कमोबेश सभी लोगों ने मोटे मोटे तौर पे जो भी उनको उत्तरदायित्व सौंपे गए उसको बखूबी निर्वहन किया है। तो आज हमने जीएस पेपर 1 पे बात की है, बहुत सारे सवाल भी उठाए लाइव सेशन से, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के तौर पे पूछे ही जाते हैं, या हमारे मन में भी जब हम अभ्यर्थी के तौर पे शुरुआत कर रहे थे तो हुआ करते थे। तो उन सबको हमने एड्रेस करने की कोशिश की। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय निकाला। हमारे इस पूरे सेशन का एक सार ये भी रहा कि हिंदी माध्यम के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। मैंने ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी देखे हैं जो लिटरली, हमें तो कभी ऐसा सौभाग्य नहीं रहा जॉब वगैरह के चलते, लेकिन लिटरली 14-15 घंटे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, खाना भूल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बोलूँगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम केवल आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता का आकलन मात्र नहीं है, उसके चयन में बहुत सारे एक्सटर्नैलिटीज़ और इंटरनैलिटीज़ का संयोग रहता है। इन सभी के दुष्प्रभावों को कितना कम कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं के सुप्रभावों को कितना बढ़ा सकते हैं, इन्हीं सब कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के तहत फाइनल रिजल्ट कई बार निर्धारित हो जाते हैं। आप सभी ने समय निकाला, चंद्रकांता आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। लाल दास आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। शिखा आपने समय निकाला, अवध, निशान जैन ने समय निकाला, सुरेश ने समय निकाला, और हमारे आईजी सर ने भी समय निकाला, विजय सिंह गुर्जर ने समय निकाला। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया ज्ञापित करते हुए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जब भी आएंगे आपको पहले से सूचित करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।